दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी के अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूँ। आज हमारा 445 नंबर का लेक्चर है और यदि ज्योग्राफी की बात की जाए तो आज हमारा 115 नंबर का लेक्चर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी में चल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज चल रही है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो कुल मिला के 13,350 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। जो हमने टॉपिक चूज किया है ये जल परिवहन और बंदरगाह से संबंधित टॉपिक है। बहुत सारे सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जैसे कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, जहाज रानी मंत्रालय का गठन कब किया गया, भारत में कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है, नौगम्य बकिंगम नहर जो है ये किस राज्य को जोड़ती है, कितनी बड़ी है, सबसे बड़ी जहाजरानी कंपनी कौन सी। ऐसे तमाम सवाल हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और इन्हीं सवालों का जवाब आज आपको इस क्लास में देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान देंगे। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमने बहुत सारे बैच बनाए हैं। जीएस का बैच भी आ चुका है, अभी हमारा एक नया बैच लॉन्च हुआ है, प्राचीन इतिहास का बैच है दोस्तों, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री आपको पढ़ाई जा रही है। मेरा अपना मानना है कि बहुत कम प्राइस में मैं आपको छोटे छोटे सब्जेक्ट वाइज बैच बनाकर दे रहा हूं, ताकि आप किसी विषय को अपने जीवन में सिर्फ एक बार पढ़िए। भारत में चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो दोस्तों, हर एग्जाम में सवाल यहीं से फंसने वाले हैं। तो मैं कहता हूं आप एक बार में एक एक विषय को पढ़ना शुरू कीजिए और धीरे धीरे आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया दोस्तों, 49 में एक साल का टेस्ट सीरीज है। आप समझो इससे सस्ता पूरे भारत में कहीं मिलने वाला नहीं है। आप ट्राई कर लेना, खुद ही आपको जानकारी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सीधे सवालों को। और ध्यान देंगे आज हमारा 445 नंबर का लेक्चर है। कुल मिला के 13,350 सवाल हमारे तैयार हो रहे हैं। ठीक है, पहला सवाल दे रहा है मूल्य के अनुसार या मूल्य के आधार पर भारत में समुद्री परिवहन के द्वारा लगभग कितना प्रतिशत व्यापार किया जाता है। ठीक है, भारत में समुद्री परिवहन के द्वारा जो व्यापार होता है यह कितने परसेंट होता है दोस्तों। तो यहाँ पर दो आंकड़ा है। ठीक है, यहाँ पर दो आंकड़ा दोस्तों, जो पहले का आंकड़ा है, पहले आंकड़ा था दोस्तों 67%, लेकिन अब यह 10% बढ़ चुका है। वर्तमान में दोस्तों अब यह पहुंच चुका है 77% पर। ठीक है, 67 से बढ़कर किस पे आ गया दोस्तों, 77 आ गया। कई जगह पे 67 मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको 68 भी मिल सकता है। तो कुल मिला जुला के आंकड़ा ये है। अब जो नया डेटा उसे आप याद रखें। नया डेटा क्या कहता है, नया डेटा कहता है 77%। अपडेट हो जाइए, किताबों में आज तक भी अपडेट नहीं दिया, लोग पुरानी किताब में छापते चले आ रहे हैं। किसी को क्या फर्क पड़ता है। अरे भाई, जब से मोदी गवर्नमेंट आई तब से आयात निर्यात पर दोस्तों बहुत प्रभाव पड़ा है और ये चीजें बढ़ रही धीरे धीरे। ठीक है, समुद्री व्यापार धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो 68 से बढ़कर अब हम 77 की तरफ आ गए हैं। कर मात्रा के अनुसार भारत का लगभग कितना प्रतिशत व्यापार समुद्री परिवहन के द्वारा की। ये तो मूल्य के अनुसार था। अगर क्वांटिटी देखा जाए तो क्वांटिटी में तो सवाल ही नहीं, मतलब जबरदस्त आंकड़ा है। 95%, बहुत बहुत होता है दोस्तों 95%। यदि आप किस आधार पर देखेंगे दोस्तों, यदि मात्रा के आधार पर देखेंगे तब तो कुछ पूछना ही नहीं है। मूल्य के आधार पर देखेंगे तो दोस्तों थोड़ा कम है। सर कम क्यों है? अरे ये सिंपल सी बात है, अलग अलग देशों के अपेक्षा में जो भारतीय मुद्रा है कमजोर है। आप डॉलर को देख लो, $1 बोलेंगे यहाँ 90 रुपया हो जाएगा, अंतर है ना। तो उसी तरह से विश्व में बहुत सारे देश हैं जो करेंसी भारत से ज्यादा मजबूत स्थिति में, इस वजह से हमारा स्थान थोड़ा डाउन है। यदि यही स्थान हमारा उठ जाता, परचेजिंग पावर मुद्रा की बढ़ जाती, तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या हो जाता, तो हमारा ये परसेंटेज 77 से बढ़ के भी 95 तक चला जाता। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात समझ में आ गई ना। चलिए, फिलहाल सब इकोनॉमी की बात है। आगे देखिए, कह नौगम्य बकिंघम नहर, एक नहर है दोस्तों, उसका नाम ही है बकिंघम नहर। जी हाँ, यह नहर किस राज्य को जोड़ता है। तो यह नहर बना है दोस्तों आंध्र प्रदेश से लेकर के, आंध्र प्रदेश को किससे जोड़ता है दोस्तों, तमिलनाडु से जोड़ता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से जोड़ता है। सवाल यह आता है दोस्तों कि आंध्र प्रदेश में यह नहर कहां से कहां तक, कहां से स्टार्ट होती है। तो आंध्र प्रदेश में एक जगह है विजयवाड़ा। ठीक है, विजयवाड़ा नाम सुना होगा, विजयवाड़ा। ये विजयवाड़ा से शुरू होती है और तमिलनाडु में एक जगह है विल्लुपुरम। ठीक है, तमिलनाडु में एक जगह है विल्लुपुरम। ठीक है, विल्लुपुरम, ये विल्लुपुरम को जोड़ती है। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों ये गजब का है, आप ऐसी लंबाई कभी भूलेंगे नहीं, 420। ठीक है, कितना दोस्तों, 420 किलोमीटर दोस्तों यह लंबाई है इस बकिंघम नहर की। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है नहरों से संबंधित। ठीक है, चलिए अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि भारत में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे लंबा है। ठीक है, सबसे लंबा
राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा दोस्तों? तो यह इसका नाम ही है जल मार्ग संख्या 1, ठीक है। जल मार्ग संख्या 1 जो है सबसे लंबा है और ये कहां से कहां तक जाता है? यह प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। कहां तक जाता है? प्रयागराज से हल्दिया। हल्दिया दोस्तों पश्चिम बंगाल में है, प्रयागराज आपके उत्तर प्रदेश पे है और हल्दिया आपका कहाँ है दोस्तों? ये आपके बंगाल में है, ठीक है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जल मार्ग, नेशनल वाटरवेज बोलते हैं तो NW लिखेंगे, ठीक है। NW01 इसे बोलेंगे। ये कहां से कहां तक जाती है? पहले इसे याद रखेगा, प्रयागराज से वाराणसी होते हुए हल्दिया तक जाती है। और कब इसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था? तो 1986 में, ठीक है। तो ये भी सवाल आप याद रखेंगे, ठीक है। इसकी घोषणा कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी घोषणा हुई थी 1986 में। कितने में? 1986 में। इस तथ्य को भी याद रखेंगे। कह कौन सा जलमार्ग पूर्वोत्तर क्षेत्र को कोलकाता एवं हल्दिया बंदरगाह से जोड़ता है? तो यह NW यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है। कौन सा दोस्तों? राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक है, जलमार्ग संख्या 2, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है यह कलकत्ता को हल्दिया से जोड़ता है दोस्तों। इसी वजह से यह पूर्वोत्तर के क्षेत्र में बड़ा जो है महत्वपूर्ण है। और स्पेशली दोस्तों इसे बनाया गया, धुबरी का नाम सुना होगा, ठीक है। असम में पड़ता है धुबरी, तो धुबरी से सादिया तक यह जाता है दोस्तों, ठीक है। धुबरी से सादिया तक, ठीक है, सादिया तक यह जाता है। लगभग 800 प्लस किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यह पूर्वोत्तर को दोस्तों जोड़ रहा है, असम में स्थित है दोस्तों, खास करके इसका ज्यादातर हिस्सा, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, करा किस काल में भारत का समुद्री व्यापार जो है दोस्तों यह अपने चरमोत्कर्ष पर था? चरमोत्कर्ष गलत लिखा हुआ है दोस्तों, चरमों में र पूरा रहेगा, ठीक है, इसको ध्यान देंगे। अब हिंदी के टीचर होकर अगर इस तरह की बातें रहेंगी, सामने आएंगी तो पता चलेगा, ठीक है। तो किस काल में समुद्री व्यापार सबसे अच्छा था? किस काल में? तो सबसे बढ़िया समुद्री व्यापार था चोल काल में, ठीक है। चोल काल जैसा दोस्तों समय नहीं था। चोल काल, चोलों ने, समझिए कि चोलों के पास 12,000 द्वीपों पर दोस्तों कब्जा था। अपने आप में मायने रखता है चोल काल। 12, ये कंबोडिया जो देख रहे, सिंगापुर, कंबोडिया, ये इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये सब भारत का हिस्सा था भाई। आप समझो, ये चोल काल की बात बता रहा हूं। इसी तरह से दूसरे नंबर पे आप लिख लीजिएगा, दूसरे नंबर पे सातवाहन काल, ठीक है, सातवाहन काल, ठीक है। ये दोनों ही काल में दोस्तों भारत में समुद्री व्यापार जो था अपने चरम पर था, अपने सबसे उन्नत दौर में चल रहा था। ये इसलिए मैं ये सवाल दे रहा हूं आपको, ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, करा जहाज रानी मंत्रालय का गठन दोस्तों कब किया गया? ध्यान से पढ़िएगा, जहाज रानी मंत्रालय, ये एक मिनिस्ट्री है दोस्तों। सवाल खाली इतना है कि इस मिनिस्ट्री का गठन दोस्तों कब किया गया था? तो 2009 में इसका गठन हुआ था। यूपीए की सरकार थी उस समय, ठीक है। 2009 में इसका गठन हुआ था, मनरेगा वाले टाइम में, ठीक है। और अभी इसका नाम दोस्तों चेंज कर दिया गया। अब इसे जहाज रानी नहीं कहा जाता है, अब इसका एक नया नाम हो गया है पत्तन, पोत, परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय। क्या हो गया है? पत्तन यानी बंदरगाह, पत्तन, पोत, परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय, एवं जल मार्ग मंत्रालय। अब थोड़ा इसका लंबा चौड़ा नाम हो गया, भोकाल हो गया, ठीक है। पहले शॉर्टकट में इसे जहाज रानी मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, ठीक है। आगे बढ़िए, करा ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी। स्टीम मतलब क्या हो गया? भाप, ठीक है, भाप, ठीक है। यह भाप से संबंधित दोस्तों एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है, इसका नाम ही है ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी। कह रहा है इसकी स्थापना दोस्तों कब किया गया था? तो कलकत्ता में हुआ था, स्थापना हुआ था कलकत्ता में 1856 में। कब हुआ था दोस्तों? कलकत्ता में स्थापना हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो 1856 में दोस्तों इसको स्थापित किया गया था वर्मा स्टीम नेविगेशन कंपनी के साथ मिलकर के। किसके साथ मिलकर के? वर्मा स्टीम नेविगेशन कंपनी, नेविगेशन कंपनी के साथ मिलकर इस कंपनी को दोस्तों स्टार्ट किया गया था 1856 में, ठीक है। 1857 में क्रांति हुआ है और 56 में यह स्टीम नेविगेशन कंपनी स्टार्ट की गई थी, तो ये आप याद रखेंगे। एक सवाल और है, सिंधिया स्टीम नेविगेशन लिमिटेड कंपनी की स्थापना कब किया गया? यह भारतीय थी, इसे भी आप याद रखेंगे, लेकिन बाद में बना है। यह 1919 में दोस्तों स्टार्ट किया गया था। एक ग्रुप था, आज भी ये ग्रुप चलता है, वालचंद ग्रुप। कौन सा दोस्तों?
वालचंद ग्रुप, ठीक है। वालचंद ग्रुप के द्वारा दोस्तों 1919 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी स्थापित किया गया था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला है विकासशील देशों में किस देश के पास सबसे बड़ा व्यापारिक जलपोतों का बेड़ा है? सबसे बड़ा जो है बेड़ा किसके पास है? देखिए एक तथ्य यहां जोड़ दिया है, विकासशील देश। भारत भी दोस्तों विकासशील, देखिए 3 तरह की कैटेगरी होती है, एक विकसित होता है जैसे अमेरिका और रूस वगैरह विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। एक विकासशील यानी जिस देश में अभी विकास हो रहा है तीव्र गति से, उसे विकासशील कहा जाता है। एक होता है अल्प विकसित जिसमें विकास बिल्कुल जो है कम है, और अविकसित यानी बहुत पिछड़े वाले हो गए। तो विकासशील देशों में भारत ऐसा पहला देश है, ठीक है, याद रखेंगे, जिसके पास सबसे बड़ा व्यापारिक जो है जहाजों का बेड़ा है जो उसके माध्यम से व्यापार करता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे, इसमें भारत दोस्तों नंबर 1 पर है। आगे कह रहा है कि देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? आंतरिक जलमार्ग, समुद्री जलमार्ग की बात नहीं कर रहा, आंतरिक जलमार्ग बोलेगा तो सीधे सीधे दोस्तों नदी मार्ग के बारे में आपका ध्यान जाना चाहिए, ठीक है। नदी मार्ग, तो सबसे लंबा नदी मार्ग के रूप में ये जो NW1 आप पढ़ते हैं दोस्तों, नेशनल वाटरवेज 1 जो आप पढ़ रहे थे पीछे, जो प्रयागराज से हल्दिया तक दोस्तों गया हुआ है, ये वही है दोस्तों सबसे लंबा, ठीक है। प्रयागराज से हल्दिया तक, ठीक है। ये नेशनल राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है ये सबसे लंबा, इससे लंबा अभी तक कोई नहीं बना है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, अच्छा सवाल भी है। अगला सवाल दे रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों कौन सा है? कहां पर है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह? भारत में 14 बड़े बंदरगाह हैं, बाकी बहुत सारे छोटे बंदरगाह हैं। तो सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा बंबई में, ठीक है। मुंबई में याद रखेंगे, पहले इसे नावा सेवा कहा जाता था, नावा सेवा, ठीक है, नावा सेवा, और अब इसे जवाहरलाल नेहरू का नाम दे दिया गया, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, इसे दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कोई समस्या नहीं ना? आराम से देखिए दोस्तों, हर एक चीज तैयार होगा। कह रहा कौन सा पत्तन बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है? ध्यान दीजिएगा, ऐसे परीक्षा में देता बाह्य पत्तन, बच्चा कंफ्यूज जाता है कि बाह्य पत्तन का मतलब क्या होता है। तो याद रखेगा बाह्य पत्तन का उदाहरण, भारत में मैंने कहा ना कि 13-14 बंदरगाह हैं, उनमें से जो हल्दिया बंदरगाह है दोस्तों, जो हल्दिया बंदरगाह है दोस्तों, इसको जो है क्या दर्जा दिया गया? बाह्य पत्तन कहा गया है। क्यों? क्योंकि हल्दिया जो बंदरगाह है यह कलकत्ता बंदरगाह से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो यहां नोट डाउन कर लीजिए, कलकत्ता बंदरगाह से 90 किलोमीटर दूर दोस्तों ये एक नया बंदरगाह बनाया गया। और ये हल्दिया बंदरगाह बनाया क्यों गया है? तो एक तरह से आप कह सकते हैं कलकत्ता बंदरगाह के ऊपर जो दबाव पड़ रहा था उस दबाव को कम करने के लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा यहां दोस्तों भीड़ हो जा रहा था, ठीक है। तो उस दबाव को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह ओपन किया गया, जिसे हम बाह्य पत्तन का दर्जा देते हैं। कह गंगा की घाटी का प्रमुख सामुद्रिक द्वार यह किस बंदरगाह को कहा जाता है? तो यह कलकत्ता बंदरगाह को कहा जाता है। किसे? हल्दिया मत कहिएगा। गंगा की घाटी का प्रमुख सामुद्रिक द्वार किसे कहा जाता है? यह कलकत्ता बंदरगाह को कहा जाता है। कलकत्ता बंदरगाह को कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे कह रहा है भारत की सबसे बड़ी जहाजरानी कंपनी, ठीक है। सबसे बड़ी जो जहाजरानी कंपनी जो जहाज बनाती है उस कंपनी का नाम दोस्तों क्या है? उसका नाम है भारतीय जहाजरानी शिपिंग कारपोरेशन, ठीक है। क्या नाम है? भारतीय जहाजरानी शिपिंग कारपोरेशन, ठीक है। शिपिंग कारपोरेशन, ठीक है, कारपोरेशन, ठीक है। शिपिंग कारपोरेशन ये उस कंपनी का नाम है दोस्तों। तो याद रखेंगे शिपिंग कारपोरेशन, इसमें आप इंडिया भी लगा सकते हैं, इसको SCI बोलते हैं, ठीक है। शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। SCI कारपोरेशन इन इंडिया लिख ही लीजिए, नहीं तो फुल फॉर्म की वजह से SCI निकल कर आएगा, नहीं तो ये गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। और एक सवाल और यहाँ पे पूछता है, सबसे बड़ा यार्ड कौन सा है जहां जहाज का निर्माण होता है? तो बताइएगा कोच्चि, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा यार्ड, ठीक है। क्या पूछ दे आपसे परीक्षा में? यदि आपसे पूछे सबसे बड़ा यार्ड कौन सा है तो क्या बताएंगे दोस्तों? तो आप बताइएगा कोच्चि में दोस्तों ये यार्ड स्थित है, ये आप बताइएगा। ये थोड़ा सा अलग सवाल हो गया, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमने बहुत सारे जो है विषय पर अभी तक हम क्लासेस दे चुके हैं। अगर आप केवल इस सीरीज की बात करेंगे जहां पर आज अपने 445 नंबर के लेक्चर को हम अटेंड कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा इसमें एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास आप देख सकते हैं शुरुआत के 45 लेक्चर में। 46 से लेकर 91 तक में मिडावल की क्लास देख सकते हैं। 92 से लेकर 150 लेक्चर तक में मॉडर्न की क्लास देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह 151 से लेकर अगर 230 तक का लेक्चर आपने देखा तो पूरा संविधान का लेक्चर आपको मिल जाएगा। 231 से 330 तक की क्लास जो है पूरे 100 लेक्चर में मैंने विश्व का भूगोल आपको पढ़ाया था, और 331 नंबर से पढ़ना शुरू किया गया था हम लोग ज्योग्राफी। 445 पे आ गए, सीधे फीधे 115 पे आ गए, लेकिन अभी तक ये क्लास समाप्त नहीं हुई है, ठीक है। अभी भी दोस्तों क्लास चल रही है ज्योग्राफी की, मुझे लगता है ज़्यादा नहीं है, 5-6 क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बातें समाप्त हो जाएंगी। तो इस सीरीज को आप जरूर देखिए, यहाँ अगर आप जुड़ते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अपने अगले सवाल पर आते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या दे रहा है और आप उसका जवाब जो है किस प्रकार दे पाते हैं। सवाल है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। अभी तक आपने सबसे बड़ा बंदरगाह पढ़ा, ठीक है, सबसे बड़ा बंदरगाह, ठीक है, सबसे बड़ा बंदरगाह जो पढ़ा वो आपने पढ़ा दोस्तों मुंबई में है। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है दोस्तों, जेएनपी, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है, या नावा सेवा जिसे कहते हैं। अब आपसे गहरा वाला पूछ रहा है, तो गहरा पूछेगा तो विशाखापत्तनम को बताएगा। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों, तो याद रखेंगे विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है ये सबसे ज़्यादा गहरा बंदरगाह है, और साथ ही साथ यह एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है, ठीक है। नेचुरली दोस्तों यह बंदरगाह बना हुआ है, इसे किसी ने बनाया नहीं है, यह आप याद रखेंगे, ठीक है। और गहराई भी दोस्तों काफ़ी है, लगभग 15-16 मीटर के आसपास की गहराई है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। इन्नौर बंदरगाह भारत के किस तट पर दोस्तों स्थित है। भारत के पूर्वी तट या पश्चिमी तट, ये कहाँ पर स्थित है, ऐसे सवाल देता है तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु में स्थित है। जब आपको तमिलनाडु पता चल गया तब आपको समझ में आ गया होगा कि तमिलनाडु का मतलब है कि यह भारत के पूर्वी तट पर ही स्थित होगा। यह सिंपल सी बात होगी, ठीक है, इन्नौर बंदरगाह, ठीक है। कभी कभी दोस्तों इसके लोकेशन में एक ऑप्शन मिलता है आपको किस तट पर, तो बताएगा कोरोमंडल तट। कौन सा तट दोस्तों, कोरोमंडल तट पर दोस्तों क्या स्थित है, इसे भी आप याद रखेंगे। इन्नौर बंदरगाह जो है कोरोमंडल तट पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, पूर्वी तट पर स्थित है। इस तरह से कई सारे तरीके से उत्तर बन सकता है। मुंबई बंदरगाह दोस्तों ये किस द्वीप पर स्थित है, तो पूरी की पूरी मुंबई ही दोस्तों सालसेट द्वीप पर बसी हुई है। किस द्वीप पर, उस द्वीप का नाम क्या है दोस्तों, सालसेट द्वीप नाम है। जिस द्वीप पर ये मुंबई बसी हुई है उस द्वीप का नाम क्या है, सालसेट द्वीप उसे बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, सालसेट द्वीप बुलाते हैं, इसे आप याद रखेंगे। भारत का प्रथम निगमित बंदरगाह दोस्तों कौन सा है, ठीक है, निगमित बंदरगाह। निगमित पूछेगा तो इन्नौर बताइएगा। क्या बताएंगे दोस्तों, निगमित बंदरगाह पूछेगा तो इन्नौर बंदरगाह को आप याद करेंगे। इन्नौर बंदरगाह ही दोस्तों ये निगमित बंदरगाह भी कहलाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, इन्नौर। और इसी का दोस्तों एक अन्य नाम है कामराज बंदरगाह, ठीक है, इसी का एक अन्य नाम है कामराज बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह। वैसे मूल नाम दोस्तों कामराज ही है, हम लोग इन्नौर इसलिए बोलते हैं, इसका लोकेशन जो इन्नौर है, ठीक है, इन्नौर बंदरगाह। अब जगह के नाम पे याद रख लेते हैं, तमिलनाडु के इन्नौर नामक स्थान पे बंदरगाह है, इस वजह से इन्नौर बंदरगाह लोग कहते हैं। सच में इसका जो नाम है वो कामराज बंदरगाह है, यह भारत का पहला निगमित बंदरगाह है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। कह जहाज तोड़ने वाले देशों की सूची में भारत का विश्व में दोस्तों कौन सा स्थान है जो जहाज तोड़ने का काम करता है, तो कई सारा उत्तर मुझे मिला। कोई कहता है दोस्तों कि प्रथम स्थान है, ठीक है, और कोई कहता है दोस्तों थर्ड स्थान है। ध्यान दीजिएगा, कोई कहता है फर्स्ट स्थान है और कोई कहता है थर्ड स्थान है, ये दोनों याद रखेंगे फिलहाल, ठीक है। अगर मैं बात कर दूं जहाज तोड़ने वालों की सूची में, ठीक है, तो लेकिन यहां पर थोड़ा सा मैं सवाल चेंज कर रहा हूं, उसको जरा ध्यान सुनेगा। मान लीजिए परीक्षा में पूछे कि बताइए भारत दुनिया की सबसे बड़ी जहाज तोड़ने की सुविधा कहां पर है, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। दुनिया की सबसे बड़ी जहाज तोड़ने की सुविधा, जहाज तोड़ने का केंद्र, जहाज तोड़ने का केंद्र कौन सा है, तो क्या बताएंगे, तब बताएगा दोस्तों इसका जो केंद्र है यह है उसका नाम है अलंग। क्या नाम है दोस्तों, अलंग नाम है दोस्तों।
अलंग कहाँ पड़ता है दोस्तों? अलंग पड़ता है भावनगर में, और भावनगर कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ठीक है। भावनगर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो इस तरह से आप इसे याद रखेंगे, लेकिन वह एक अपना सेंटर पॉइंट है, ठीक है। और पूरे विश्व के साथ रैंकिंग बनाना, तो यह पहले हो सकता है तीसरा हो, अब पहला आ गया हो। मैंने गूगल किया, मुझे भी थोड़ा डाउट है, इस वजह से मैं पहला तीसरा दोनों बता रहा हूँ। जहां मुझे कहीं ऐसा लगता है ना, वहां मैं हमेशा दो दो उत्तर बताता हूँ। भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? पीछे मैंने आपको बताया था, चाहे आप इसे शिपयार्ड कहिए, चाहे आप इसे डॉकयार्ड कहिए। क्या कहिए दोस्तों? चाहे शिपयार्ड कहिए, चाहे डॉकयार्ड कहिए, एक ही बात है। भारत का सबसे बड़ा जो शिपयार्ड है वो कोच्चि है। कौन सा दोस्तों? कोच्चि शिपयार्ड। कौन सा है? कोच्चि शिपयार्ड। ये भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है, इसे आप याद रखेंगे, कोच्चि। और स्थित कहाँ है दोस्तों? यह स्थित है कोचीन में। तो कभी कभी दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? इसे कोचीन शिपयार्ड भी कहा जाता है। तो कोच्चि ही कोचीन शिपयार्ड है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। कंफ्यूजन में कहीं कुछ गलत जवाब न दीजिएगा। करा भारत के पश्चिमी तट पर कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह अवस्थित हैं? पश्चिमी तट, जिस साइड मुंबई है उस साइड दोस्तों कौन कौन सा बंदरगाह है? बहुत सारा है, आइए लिखते हैं। सबसे पहले लिखिएगा कांडला बंदरगाह। कौन सा? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह, जिसे आप दीनदयाल उपाध्याय कहा जाता है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जानते हैं। और कांडला बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? ये आपके गुजरात राज्य में है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट लिख दे रहा हूँ, सीधे सीधे समझ जाइएगा, ठीक है, पोर्ट, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप लिखिएगा मर्मू गोवा, ठीक है, मर्मू गोवा पोर्ट, ठीक है, मर्मू गोवा पोर्ट लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप कोच्चि लिख लीजिएगा या कोचीन लिख लीजिएगा, ठीक है। कोचीन पोर्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोचीन पोर्ट। ये सब दोस्तों जो पश्चिम साइड में मैं उसका नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। कोचीन हो गया, न्यू मंगलोर हो गया, ठीक है, न्यू मंगलौर हो गया। ये सब दोस्तों पश्चिम साइड वाले न्यू मंगलौर पोर्ट, ठीक है, पोर्ट। ये पहले वाले भी पोर्ट लिख लीजिए, ठीक है, पोर्ट। तो ये सब जो है दोस्तों ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसी तरह से पूर्वी तट की बात करेगा तो आइए एक एक करके देखते हैं, नीचे से पढ़ते हुए चलते हैं। पूर्वी तट में एक तो दोस्तों चेन्नई पोर्ट हो गया, ठीक है, चेन्नई पोर्ट हो गया। दूसरा लिखिएगा एन्नौर पोर्ट हो गया, ठीक है, एन्नौर पोर्ट हो गया। फिर लिखिएगा विशाखापट्टनम पोर्ट हो गया, ठीक है, विशाखापट्टनम पोर्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह से पारादीप लिख सकते हैं, पारादीप बंदरगाह, ठीक है, पारादीप पोर्ट, ये आपके उड़ीसा वाला पोर्ट है, ठीक है, पारादीप हो गया। फिर आपका कोलकाता पोर्ट हो गया, ठीक है, कोलकाता बंदरगाह हो गया। इसी तरह से हल्दिया बंदरगाह हो गया, ठीक है, हल्दिया। बहुत सारा है, 13-14 है ना, ठीक है। ये तो मैं कुछ ही लिख रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है केवल वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह तूतीकोरिन लिख लीजिएगा, तूतीकोरिन बंदरगाह, वो भी काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है कि कच्छ की खाड़ी में कौन सा ज्वारी बंदरगाह है? तो कांडला बंदरगाह को ही दोस्तों ज्वारी बंदरगाह कहा जाता है। कांडला, चाहे ऐसे कांडला लिखिए, चाहे कांडला ऐसे लिखिए, एक ही बात है। अब इसका नया नाम क्या हो गया दोस्तों? नया नाम इसका क्या हो गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। क्या हो गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय। इसी तरह से जो कलकत्ता बंदरगाह है उसका नाम हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे, ठीक है। कलकत्ता बंदरगाह अलग से याद कर लीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर उसका नाम रख दिया गया है, तो उसे भी आप जो है ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़िए, करा भारत में डायमंड पोताश्रय का निर्माण दोस्तों कहाँ किया जा रहा है? डायमंड मतलब समझ रहे हैं? अरे डायमंड हार्बर मेरे भाई, इसका पुराना नाम क्या था दोस्तों? ऐसा लिख दिया है ना कि आप हड़क जाएंगे, ठीक है, परेशान हो जाएंगे। इसका पुराना नाम था डायमंड हार्बर। क्या नाम था? डायमंड हार्बर, ठीक है। और ये जो डायमंड हार्बर है ये कोई नया नहीं है, यह कलकत्ता में स्थित है। डायमंड हार्बर जो पोर्ट है दोस्तों ये कहाँ स्थित है? ये आपके कलकत्ता पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये आप याद रखेंगे हल्दिया के पास में, ठीक है, कलकत्ता हल्दिया के पास, ठीक है, हल्दिया के पास ही दोस्तों ये डायमंड हार्बर स्थित है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। कह रहा है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, एक नई यूनिवर्सिटी बनी दोस्तों मैरीटाइम, ठीक है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी की स्थापना ये कहाँ की गई है? केवल लोकेशन आपको बताना दोस्तों, तो याद रखेगा 2008 में इसको स्थापित किया गया था चेन्नई में। कहाँ पर दोस्तों? चेन्नई में यह यूनिवर्सिटी बनी हुई है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से रेल विश्वविद्यालय कहाँ पर बना हुआ? वडोदरा में। रेल विश्वविद्यालय जो है ये गुजरात के वडोदरा में बना हुआ है, याद रखेंगे। मोरमू गोवा लिखे या मरमू गोवा लिखे, ठीक है,
क्या लिखे दोस्तों, मर्मुगुआ, ठीक है, मर्मुगुआ, ठीक है। आपसे कह रहा मर्मुगुआ बंदरगाह दोस्तों यह किस नदी के मुहाने पर है, तो पहली बात याद रखिएगा गोवा में है। दूसरी बात जुआरी नदी, गोवा में किस नदी पर, जुआरी नदी, ठीक है, जुआरी नदी के मुहाने पर कहाँ पर स्थित दोस्तों, जुआरी नदी के मुहाने पर, यह गोवा में स्थित है दोस्तों। नाम क्या है दोस्तों, मर्मुगुआ बंदरगाह, ठीक है, मर्मुगुआ बंदरगाह, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़िए अपने अगले सवाल पर। करा भारत का सबसे बड़ा पोत पुनर्चक्रण यार्ड, ठीक है, जिसको रिसाइकल किया जाता है, ठीक है, रिसाइकल, ठीक है, रिसाइकल की बात करा दोस्तों, तो सबसे बड़ा पोत पुनर्चक्रण यार्ड दोस्तों कहां से, वही जो अलंग वाला है, ठीक है, जो विश्व में अकेला सबसे बड़ा फेमस है, ठीक है, अलंग भावनगर गुजरात, ठीक है। पीछे बताया था ना, यह विश्व का सबसे बड़ा क्या है, जहाज पुनर्चक्रण केंद्र है, जहां जहाज को रिसाइकिल किया जाता है, उसे तोड़ा जाता है। अलंग जगह का नाम है, भावनगर में स्थित है। भारत में किस बंदरगाह का निर्माण रासायन मांग पूर्ति के लिए, जी हां दोस्तों, रासायन मांग पूर्ति के लिए दोस्तों इसका निर्माण किया गया है। यह गुजरात में स्थित है और इस बंदरगाह का नाम है दाहेज। क्या नाम दोस्तों, दहेज नहीं, दाहेज, दाहेज बंदरगाह, नहीं सुने हैं ना, यही तो गड़बड़ है, ठीक है, दाहेज बंदरगाह। इसकी स्थापना दोस्तों रासायन आपूर्ति के लिए गुजरात में किया गया था, याद रखेंगे। गुजरात में कहां पर दोस्तों, हो सकता है जगह आपसे पूछ ले कभी, तो याद रखेंगे गुजरात के भरूच में। कहां पर दोस्तों, गुजरात में एक जगह है भरूच, भरूच जिला दोस्तों, वहां पर इस बंदरगाह की स्थापना की गई थी, जिसका नाम है दाहेज। खनिज संपदा की दृष्टि से किस बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश बहुत संपन्न है, ठीक है, बहुत ज्यादा संपन्न दोस्तों। तो क्योंकि ये बंदरगाह जो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा लो एस्क वगैरह आता है, ये मैं बात कर रहा हूँ उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह की। किसकी बात कर रहा हूँ, उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह की बात कर रहा हूं। इस बंदरगाह के पास ही उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड ये सब स्थित हैं और सबकी सप्लाई दोस्तों जितने भी तरह के अयस्क हैं, ठीक है, उन सभी की, चाहे एल्युमिनियम से लेकर लौह से लेकर सब चीज़ों का आयात निर्यात यहाँ से किया जाता है। इसीलिए कह रहा है कि बंदरगाह का पीछे का क्षेत्र बहुत ज़्यादा संपन्न है, धनी है, ठीक है। आप जान ही रहे हैं दोस्तों, धनी क्षेत्रों में छोटा नागपुर पठार का नाम याद आता है, तो यहाँ पर वही स्थित है, ठीक है, इस वजह से ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। ज़्यादा नहीं, हम 30 सवाल स्टडी करते हैं और 30 सवाल पढ़ते पढ़ते हम 13,500 सवाल के निकट पहुंच चुके हैं। जीएस के 13,500 सवाल, ये मायने रखता है। तो आप आइए, एक मौका दीजिए हमारे साथ अपने जो है तैयारी शुरू कीजिए। अलग अलग बैच हमने बना रखा है, एग्जाम वाइज भी, सब्जेक्ट वाइज भी। आप आएंगे, एक बार डेमो देखिए, हमने हर क्लास में डेमो रखा दोस्तों। आप पहले डेमो देखिए, सेटिस्फाई हुई है तो क्लास परचेज कीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर से कीजिएगा। जो हमने अभी नया इंडिविजुअल बैच बनाया है, एक तो मॉडर्न हिस्ट्री का, दूसरा एंशिएंट हिस्ट्री का। बहुत जल्द दोस्तों पॉलिटी का भी बैच आपके सामने आने वाला है। मैं कह रहा हूँ आप एक एक विषय पढ़िए और इस तरीके से पढ़ लीजिए कि भविष्य में कभी वो विषय आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। चाहे आप सिविल तक का एग्जाम देने जाइए, कभी कोई डाउट नहीं होगा। इतना विधिवत दोस्तों इस बैच को पढ़ाया गया है, ठीक है। मौका देंगे, सीखेंगे तो जरूर आपको समझ भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।